टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। कल हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड वर्क। इसमें देखो मान वर्क एनर्जी थ्योरम अगर सिंपल शब्दों में लिखोगे तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। अगर सिंपल शब्दों में बोलना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के। डब्ल्यू नेट क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम पे सराउंडिंग जितने भी फोर्सेस लगाएगा वो उनके द्वारा वर्क जो होगा वो है यहाँ पे। मान लो सिस्टम पे जितने 3 फोर्सेस लगे हैं तो सभी के द्वारा जो फोर्स, उनके द्वारा जो फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होगा इक्वल टू जो उस सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इस थ्योरम को लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं, आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है। जैसे और थ्योरम्स के लिए कंडीशन है कुछ ना कुछ कि ये यहाँ पे लगा सकते हैं, ये यहाँ पे लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए नेट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, आप हर जगह लगा सकते हो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क है वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लिख लो इस बात को, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, net work done by all the forces all forces of surrounding, net work done by all forces of surrounding on the system, net work done by all forces of surrounding on the system always equal to change in kinetic energy of system। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की चेंज के इक्वल होगा। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। अगर ये पूछे डब्ल्यू नेट क्या है, कि सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क है वो इक्वल होगा सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। सिंपल इतना ही है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे, ठीक है। और ये सही कैसे है ये भी पता लग जाएगा कि हम ये कैसे मान लें कि डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के होगा, ठीक है। तो देखो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, F का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन दे रखा है म्यू का। ये ब्लॉक A से B तक मूव कर रहा है और B पे जो वेलोसिटी है वो v है। मान लो V पे वेलोसिटी क्या है इसकी v, डिस्प्लेसमेंट होगी इसके d। फाइंड वेलोसिटी एट B, फाइंड वेलोसिटी एट B। A पे वेलोसिटी इसकी 0 है, गिवन भी हो सकती है बट इसमें यहाँ इस क्वेश्चन में A पे वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। B पे वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी एट B, हाफ mv²। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, रफनेस दे रखी है म्यू के इक्वल, F का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रखा है, डिस्प्लेसमेंट d, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद B पोजीशन पे पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी वहां पे v है, उस v की वैल्यू क्या है ये बताना आपको। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। एक तो इससे ही वर्क एनर्जी थ्योरम से, इससे कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम से। मान लो आंसर निकालते पहले डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा और इधर क्या लगेगा इसके ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स। यही फोर्स लगेंगे, F लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन mg, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स F। तो यहाँ पे लिखोगे वर्क डन बाय फोर्स। एक भी फोर्स अगर आपने मिस कर दिया तो उस केस में आंसर अलग आएगा, फिर सारे के सारे फोर्सेस देखने की कितने फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। चेंज डेल्टा के को फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो वर्क डन बाय फोर्स जो होगा वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एफ डी के इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव फोर्स होगा। तो एफ डी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस आएगा, नेगेटिव होगा।
और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू एम जी के इक्वल लग जाएगा। म्यू इंटू एन होता है, एन की वैल्यू क्या है, एम जी के इक्वल, तो माइनस का म्यू एम जी प्लस वर्क डन बाय एम जी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और माइनस इनिशियल 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा एफ डी माइनस म्यू एम जी, इस 2 को मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपसे 2 इंटू में एफ डी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू वी स्क्वायर, मास आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 2 एफ डी माइनस 2 म्यू जी म्यू एम जी डिवाइड बाय में एम पूरे का अंडर रूट इक्वल टू आ जाएगा बी के। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बी पे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हो किससे, काइनेमेटिक्स से, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। अगर उससे भी आंसर सही है इसका मतलब ये थ्योरम क्या है, सही है। उससे भी आंसर अगर वेलोसिटी का ये आ गया तो इसका मतलब ये थ्योरम हम लगा सकते हैं और ये सही भी है। तो इसको कर लो। इसमें इसके ऊपर जो ये ब्लॉक मूव करेगा वो किसकी वजह से करेगा, म्यू एम जी और अप्लाइड फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन और एम जी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये मूव भी कर रहा है क्योंकि इसने वेलोसिटी पूछा है, तो यानी कि एफ ज़्यादा होगा म्यू एम जी से, एफ ज़्यादा होगा म्यू एम जी से, तभी ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ माइनस म्यू एम जी, ये नेट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसके ऊपर, एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाय में एम, ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा दिया आपने वो लगा दिया, अप्लाइड फोर्स भी कांस्टेंट है एफ का और फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, जब फोर्स ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दो ए से बी तक थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइन प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू में ए की वैल्यू ये पुट करोगे एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाय में एम इंटू में एस की वैल्यू डी पुट कर दो क्योंकि डी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू 2fd माइनस 2 म्यू एम जी डिवाइड बाय में m, और v की वैल्यू पूरे का अंडर रूट आ जाएगा बस। तो ये वाला और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो बाय इक्वेशन भी इसका आंसर वही आया है और एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आंसर वही आया है। तो हम इस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही क्यों हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होंगे, काइनेमेटिक्स से नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों तरीके से क्वेश्चन। कुछ पूछना है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दो फिर, कर लो नोट। क्या कह रहे हो, पूछ लो कुछ भी। इस 2 को f से मल्टीप्लाई कर दिया, d को भी f से, इसके साथ भी आएगा, तो इसके साथ भी तो आएगा म्यू एम जी, डी इसके साथ भी आएगा। वर्क लिखना है यहाँ पे, अलग नहीं होगा। ये तो फोर्स लिखा है, वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपने तो म्यू एम जी बस फोर्स लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ये पूरा आएगा क्योंकि डी इसको मल्टीप्लाई नहीं करा डिस्प्लेसमेंट से, अकेला फोर्स लिख दिया वर्क डन लिखने में, तो दोनों सेम ही आएंगे। आगे समझ। एनी डाउट? हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, एम मास का ब्लॉक है, रफनेस दे रखी है म्यू।
इसमें बतानी है कि जब लोग यहाँ पे होगा, ये ए पोजीशन है मान लो, जब बी पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये बताना है। फाइंड वेलोसिटी एट बी, ये एल दे रखा आपको। तो बी पे वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियली रेस्ट में है, अगर नहीं भी गिवन तो रेस्ट में मानोगे, ठीक है। क्यों नहीं लग सकती? हाँ, जरूरी थोड़ी ना ओरिजेंटली हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, लगा सकते हो। वेरिएबल होगा तो नहीं लगा सकते। हो गया? देखो इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, इधर लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कोस थीटा का, और इधर क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यही फोर्सेज है, इसके अलावा कोई फोर्सेज नहीं लिख रहे। एम जी के दो कंपोनेंट ले लिया आपने, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू है एम जी कोस थीटा के इक्वल। अब इस केस में डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या लगा दो? डेल्टा के, तो वर्क डन बाय एम जी लिखोगे प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस से जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ की तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब वर्क डन बाय एम जी, यहाँ पे एम जी कोस थीटा की वजह से तो वर्क जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के। तो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू में एल, यही हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव में होगा, माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा इंटू में एल, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो, इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2mg साइन थीटा एल माइनस म्यू एम जी कोस थीटा एल डिवाइड बाय में m इक्वल टू वी स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2g साइन थीटा एल, हाँ कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 म्यू जी कोस थीटा एल पूरे का अंडर रूट इक्वल टू वी आ जाएगा। इसमें कॉमन भी ले सकते हो, 2g को कॉमन ले सकते हो आप, और l को भी कॉमन ले सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2gl इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू वी, सॉरी म्यू कोस थीटा। आगे समझ, यही क्वेश्चन आप स्ट्रेट काइनेमेटिक्स यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, सेम आएगा आंसर उससे भी, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ये तो था वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो इसी क्वेश्चन को कर लो काइनेमेटिक्स से, यानी कि एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसमें? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे mg कोस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट नहीं होगी, उसकी वजह से मोशन नहीं आएगा, तो नेट फोर्स ये हो जाएगा आपके पास। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, और अगर इंक्लाइन रफ इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन होता भी इतना ही है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू में l।
तो सेम वही आएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2g साइन थीटा l माइनस 2g साइन थीटा माइनस l इंटू में 2 म्यू जी कोस थीटा इंटू में l, वही आ जाएगा, पूरे का अंडर रूट कर दो, सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, एनी डाउट? ये दोनों इक्वेशन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से भी करके दिखाए हैं और उससे भी वर्क एनर्जी थ्योरम से, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ये सही है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन था। An agent takes block A to B slowly. इस केस में इसने कहा कि एजेंट जो है ब्लॉक को ए से बी तक स्लोली लेके जा रहा है, तो स्लोली का मतलब है स्लो कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है इस ब्लॉक की, यहाँ पे भी वही स्पीड होगी। स्लोली का मतलब ये है, ठीक है, स्लो कांस्टेंट स्पीड लिख दे या फिर स्लोली लिख दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्लो कांस्टेंट स्पीड होगा इसका मतलब। स्लोली का मतलब हो जाएगा स्लो कांस्टेंट स्पीड। तो इस केस में आपको बताना है वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा, कि कितना वर्क करेगा एजेंट, कि ये ब्लॉक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से। फाइंड वर्क डन बाय एजेंट। मैंने कल भी बताया था वर्क कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ चाहिए आप इसकी जगह स्ट्रेट लाइन बना लो तो भी आंसर वही आएगा, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसमें आप लोग अगर ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो, वर्क डन बाय mg लिखना है तो mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि इस केस में देखो वर्क डन बाय mg लिख रहे थे तो mg इंटू में l साइन थीटा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो mg इंटू में l साइन थीटा। तो यहाँ पे ये l है तो ये l कोस थीटा और ये क्या हो जाएगी l साइन थीटा। तो इस केस में l साइन थीटा यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट है, तो mg को वर्क डन बाय mg लिख सकते हो mg इंटू l साइन थीटा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप लिख सकते हो माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, चाहे ब्लॉक ए से बी जाए तो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही होता है, चाहे बी से ए आए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो दोनों ही केस में नेगेटिव होता है। बट अगर ब्लॉक ए से बी जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय mg क्या होगा नेगेटिव होगा, और ए से बी आ रहा है तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव होता है। बस यही फर्क है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो ही होता है। इसमें वर्क डन बाय एजेंट बताना है आपको। नेगेटिव होता है क्योंकि mg तो नीचे लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है।
मंडे से ऑप्टिक्स है, मंडे से ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रही है, को बता रही हूँ मैं 12th में। नहीं ड्रॉपर की बात कर रहा है ना, ड्रॉपर में तो अभी 11th ही चल रही है ग्रेविटेशन। एट to 9:30 टाइमिंग। एसी मंडे को एसी एसी कौन सी वीडियो भेजी नहीं मैंने, तो शायद भेजी नहीं, फिर मैंने भेज देंगे अभी। इसमें देखो, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा। तो एजेंट को अपना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो नेट क्या करोगे इस क्वेश्चन को, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, यही करोगे। तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि इसमें स्लो कांस्टेंट स्पीड बोल रखा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे भी होगी, तो चेंज क्या आ जाएगा जीरो का। इसका मतलब स्लो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। डब्ल्यू नेट इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ये। तो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा, एम जी इंटू माइनस का एम जी इंटू में एच वर्टिकल शिफ्ट, एम जी नीचे की तरफ वर्टिकल शिफ्ट ऊपर की तरफ एच की, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा माइनस का म्यू एम जी इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एल प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो और वर्क प्लस वर्क डन बाय एजेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे माइनस का इसमें आ जाएगा वर्क इक्वल टू जीरो है, तो वर्क डन बाय एजेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। दिस इज द आंसर। इतना वर्क करना पड़ेगा एजेंट को इस ब्लॉक को स्लो कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। हाँ, पर पर्सन के केस में अलग कंडीशन है, ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे। पर्सन के केस में आगे लगता है, चलाने की कोशिश करता है। अगर आप ग्राउंड को एक्शन देते हो तो आपको रिएक्शन मिलता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वो पर्सन के केस में आगे लगता है। जो आपने क्वेश्चन करा होगा लास्ट टीपीपी जो मैंने दी थी, उसमें एक क्वेश्चन था, तो उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा म्यू एम जी का, वहाँ से एक सोल्यूशन इसलिए म्यू जी आता है उसका। ठीक है, एनी डाउट? यानी कि फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो होती है कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है हमेशा, कि रबिंग ना हो। जैसे मैंने जो जीरो इंटरनल फोर्स बताए थे उनके बीच रबिंग नहीं हो रही थी, वो एक साथ साथ चल रहे थे, तो इसलिए उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था। अगर एक दूसरे के बीच में रबिंग हो तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है हमेशा फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर कहे कि फ्रिक्शन कब लगता है, तो आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन हमेशा तब लग जाए वो हमेशा रिलेटिव मोशन की अपोज करने की कोशिश करता है। तो सही में ये बोला जाता है कि फ्रिक्शन कब लगेगा, तो आप ये कह सकते हो जब रिलेटिव मोशन हो रही हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रबिंग हो रही हो, तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जो केसेस थे उनके बीच में फ्रिक्शन रबिंग हो ही नहीं रही थी, रिलेटिव मोशन हो नहीं रही थी, उनके बीच रबिंग नहीं हो रही थी, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो था। अब मान लो कि इस केस में ये दो हैं, अगर आप इन दोनों को ऐसे करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच। अगर मान लो ये बिल्कुल स्मूथ है तो फ्रिक्शन की वैल्यू और कम हो जाएगी, और दोनों एक साथ चल रहे तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ये ऐसे है, मान लो एक रेस्ट में एक कोप ऐसे चला रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें, एक दूसरे मान लो एक आगे चल रहा है एक पीछे ऐसे चल रहे हैं, तो यानी कि रिलेटिव मोशन के अपोज करेगा वो, ये कोशिश करेगा कि दोनों एक साथ ही चले, इनके बीच घर्षण मत हो। मैं समझी नहीं आपकी बात।
सेम एक्सेलरेशन होगा खुद के फोर्सेज की वजह से, तो उस केस में नहीं लगता फ्रिक्शन। जितने भी आपने मान लो वो क्लास से पहले जितने भी केसेस पढ़े थे, सब में खुद के फोर्सेस की वजह से अलग था एक्सेलरेशन, इसलिए रिलेटिव मोशन हो रही थी, इसलिए वो अपोज करा था कि दोनों एक साथ चले। वो ये कोशिश करेगा था कि दोनों एक साथ चले या फिर रुक जाए, वो ये कोशिश करता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो रबिंग होने से रोकता है। अगर दोनों का मान लो दो बॉडी चल रही है, एक साथ चल रही है खुद के फोर्सेज की वजह से, तो उस केस में उनके बीच फ्रिक्शन नहीं लगेगा, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो चाहे वो टेंशन हो। बट अगर उनके बीच दोनों एक दूसरे के अलग, एक ऐसी क्लास है जिससे समझ आ जाएगा स्टैक्स ऑफ ब्लॉक, उसके क्वेश्चन कम आते हैं, वो क्लास करवा दूंगी मैं, तो उस केस में समझ आ जाएगी कि कब लगेगा। फिर जो वो वाले केस थे ऊपर नीचे ब्लॉक रखे हुए, तो उस केस में कब लगेगा फोर्स और कितना कितना एक्सेलरेशन होगा फिर उनका, तो उस केस में फिर एक साथ चलेंगे तो कितना होगा, वो अलग से एक टॉपिक है स्टैक्स ऑफ ब्लॉक्स का, एडवांस के उस केस में उसके क्वेश्चन नीट में कम आते हैं। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की, ये बतानी है, बता दो। फाइंड वेलोसिटी एट बी। बी पे वेलोसिटी बता दो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ब्लॉक की। देखो इसमें डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या कर दोगे, डेल्टा के, तो इसके में यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस पे फोर्सेस लगेंगे वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें लिख दो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो एम जी होगा वो कितना आ जाएगा, एम जी इंटू में
देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये कितनी हो जाएगी L1 साइन थीटा 1, ये हो जाएगी L2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगी L3 साइन थीटा 3। तो वर्क डन बाय mg यहाँ से यहाँ तक तो जो वर्टिकल शिफ्ट हुई है L1 साइन थीटा 1, तो mg कॉमन ले लो, इनटू में L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 प्लस L3 साइन थीटा 3। ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय mg यहाँ से लेके यहाँ तक का। समझ में आ गया? क्योंकि टोटल जो हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हुई है इन तीनों को ऐड कर दो इनटू में mg। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा माइनस का म्यू mg, यही होगा। और जो शिफ्टिंग हुई है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये L1 कोस थीटा 1 और फिर ये कितनी आ जाएगी L2 कोस थीटा 2 और ये आ जाएगी L3 साइन थीटा 3, सॉरी कोस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखोगे तो नेट जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट ये L1 है, ये L2 कोस थीटा 2 है, ये L3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों का ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगी माइनस का म्यू mg इंटू में L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 कोस थीटा 2 और प्लस में L3 कोस थीटा 3 इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको यहीं छोड़ दो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या था। एनी डाउट? आगे समझ। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक L1 थी तो ये एक ट्रायंगल देखो, तो ये कितनी होगी L1 कोस साइन थीटा 1, तो पूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी L1 साइन थीटा 1, L2 साइन थीटा 2, L3 साइन थीटा 3। तो पूरी वर्टिकल में इन तीनों का ऐड करोगे। हॉरिजॉन्टल में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितनी है L1 कोस थीटा 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है L2 कोस थीटा 2। तो हॉरिजॉन्टल में टोटल क्या हो जाएगी, तीनों को ऐड कर दो। आगे समझ। फोर्स क्योंकि म्यू की वैल्यू भी अलग है, एल की वैल्यू भी अलग है, तो उस केस में फोर्स भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी अलग लगेगा और वर्क डन बाय mg भी अलग लगेगा। एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन कर देना। हो गया नोट? इस केस में F का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के साथ। F का कांस्टेंट फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल फिक्स है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही इस फोर्स का एंगल थीटा ही रह रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इस केस में ये ब्लॉक ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे बता दो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, B पे वेलोसिटी एट B। फाइंड वेलोसिटी एट B। जब ब्लॉक यहाँ पे भी था तो भी इस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स का एंगल थीटा ही था, जब ब्लॉक यहाँ पे भी था तो भी इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या था, थीटा। ठीक है, F कांस्टेंट है, एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी बता दो B पे क्या होगी, ये बात गिवन है आपको।
गया? इसमें सबसे पहले तो एफ के कंपोनेंट ले लो। This is a sample testing message sent through. इसमें देखो डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के, इसके एफ के दो कंपोनेंट ले लो, एफ कोस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब इसको हटा दो चाहिए, सॉरी, अब इसमें देखो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा, एम जी इंटू में नीचे की तरफ लगेगा एम जी और वर्टिकल सिर्फ, तो माइनस एम जी इंटू आर, माइनस एम जी इंटू आर प्लस वर्क डन बाय फोर्स जो होगा, देखो एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है इस ब्लॉक की, वर्टिकल ये फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ आर की, तो क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू आर। क्यों, मैंने वर्क डन बाय फोर्स लिख रही हूँ पहले से। अब देखो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसकी इधर ही हो रही है, तो प्लस का क्या आ जाएगा एफ कोस थीटा इंटू आर और माइनस का म्यू एम जी इंटू में आर इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो नहीं दे रखा क्या मैंने भी, अगर गिवन होता तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाता फिर। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस हो तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता फिर। दोनों कंपोनेंट्स वाले फोर्स, हाँ, क्योंकि देखो ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ब्लॉक के ऊपर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये अकेला सीधा सीधा नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो यानी कि इधर भी मूवमेंट है, ऊपर की तरफ भी है, नेट इधर जा रहा है। देखो ये फोर्स तो इधर लग रहा था कांस्टेंट एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट ले लिया आपने, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। अब इस एफ को तो भूल जाओ। अब ये ब्लॉक जो है ये ऐसे नहीं जा रहा बस सीधा, या फिर ऐसे नहीं जा रहा, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर भी लग रहा है एफ कोस थीटा का, एक ऊपर भी लग रहा है एफ साइन थीटा का, तो नेट तो बीच में जाएगा, तो इसकी वजह से भी वर्क होगा और इसकी वजह से भी वर्क होगा। अब ये वाला फोर्स इसको मान लो शिफ्ट कर दो आप इधर 1 मिनट के लिए, तो ये फोर्स ऊपर ही लग रहा है एफ साइन थीटा का, इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो रही है आर की, तो इसलिए एफ साइन थीटा इंटू आर। अब ये वाला फोर्स इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल में और इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है आर की, तो इसलिए एफ कोस थीटा इंटू आर। एनी डाउट, आ गया समझ? तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास v की वैल्यू। एक क्वेश्चन और कर दो, आ गया समझिए? इसमें इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं देखनी, अलग अलग देख रही है। नेट मतलब कि ये फोर नेट कैसे देखोगे आप, मेरे को ये बता दो, क्योंकि नेट तो तभी लेते हैं यहाँ पे √2 तो हम तभी लेते हैं कि जब ये हमेशा ही b की तरफ लगता रहता फोर्स। इसने ये नहीं बोला कि ये हमेशा b की तरफ लग रहा है, अगर ये फोर्स b की तरफ लगता रहता ना हमेशा, तो इस केस में √2 आ जाता। वही क्वेश्चन कराने वाली थी नेक्स्ट में, इस क्वेश्चन में इस बात में कि आप इसमें कह रहे हो कि डायरेक्ट ये वाली डिस्प्लेसमेंट ले लें,
तो ऐसा नहीं कर सकते। अब ये तब करते जब ये बोल देता कि जो F का फोर्स है वो ऑलवेज टुवर्ड्स B लग रहा है। जब ब्लॉक यहाँ पे भी है तो भी B की तरफ, जब यहाँ पे है तो भी B की तरफ, यहाँ पे है तो भी B की तरफ, तो आप ले सकते थे √2r, फिर डायरेक्ट कर सकते थे F इंटू में √2r। बट इस केस में अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, ये थोड़ी ना बोला कि F B की तरफ ही लग रहा है। आप चल रहे हो तो उस केस में ये नहीं बोला कि आप, हाँ इस केस में थीटा वेरी करता है कि इस केस में थीटा चेंज होता रहता। मान लो हमेशा जो फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यहाँ पे भी तो भी बी की तरफ ही अपनी डायरेक्शन, उसने एक पॉइंट बना रखा है हमेशा उसी की तरफ लग रहा है, तो फिर आप ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ले सकते थे। अब आप मान लो चल तो कभी इधर रहे हो, कभी इधर रहे हो, कभी इधर, तो हम डायरेक्ट कैसे ले, तो उस केस में इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक एम नहीं है इसका फोर्स का, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, अगर ये कह देता क्वेश्चन में गिवन होता, मैं नेक्स्ट यही क्वेश्चन देने वाले थे कि जो F है वो ऑलवेज टुवर्ड्स B लग रहा है, आंसर ये वाली बातें सारी सेम होती है, F की जगह बस F इंटू √2 आ जाता। अगर सेम मान लो इस क्वेश्चन में ये कह देता आपको कि जो F है, यहाँ पे ब्लॉक है M मास का, जो F के ऊपर F का फोर्स लग रहा है और वो टुवर्ड्स B है ऑलवेज, यहाँ पे ब्लॉक है B पॉइंट पे, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया तो इसके ऊपर F का फोर्स लग रहा है और वो भी क्या है, इस B की तरफ है, हमेशा B की तरफ रह रहा है, हमेशा क्या रहा है, सबको आ रहा है क्या ये, फिर तो सबको ही आ रहा है, मैंने सोचा ये फोन हैक ना हो गया। इस पे हम कब, इस पे ये यहाँ पे होगा तो भी क्या लग रहा है, टुवर्ड्स B, F ऑलवेज टुवर्ड्स B। अब इस पे बता दो नेट फोर्स, या फ्रिक्शन भी दे रखा है म्यू का, अब बता दो कितना होगा, F ऑलवेज टुवर्ड्स B। इस केस में बोल दिया F ऑलवेज टुवर्ड्स B, F क्या लग रहा है, ऑलवेज टुवर्ड्स B लग रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी एट B बता दो। अब इसमें F के कंपोनेंट नहीं लेंगे हम, इसमें अब F के कंपोनेंट नहीं लेंगे, सीधा कर देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों केसेस में फर्क है, इस बात को समझो आप। हमेशा जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है ना, हम वर्क निकालने के लिए लेते हैं। अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उस केस में जो ये वाली है ये ले लेते हैं। अगर फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी टाइम के साथ, मान लो आपको ऐसा पाथ दे दिया, ये पाथ दे दिया, ब्लॉक यहाँ पे है तो भी हमेशा इधर ही लग रहा है, जो ब्लॉक यहाँ पे है तो भी फोर्स की डायरेक्शन यही है, जब ब्लॉक यहाँ पे है तो भी फोर्स की डायरेक्शन एक ही रह रही है हमेशा। तो उस केस में हम करते हैं कि जो F इंटू डी लेंगे तो वो इसको ज्वाइन कर दो, ये वाली डिस्प्लेसमेंट लोगे। और अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस केस में F इंटू में जो एक्चुअल पाथ है वो लेते हैं। समझ में आ गया अब? तो इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय, अगर लिखोगे वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय F इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा, ये r थी, ये भी r, तो वर्क डन बाय mg आ जाएगा माइनस mg इंटू r प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का म्यू mg इंटू r, माइनस का म्यू mg इंटू में r प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब लिखते फोर्स जो लिखते हैं F इंटू में √2r, क्योंकि अब इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट इधर ही हो रही है, ये वाली ले लेते हैं फिर √2r, क्योंकि ये r है ये r है, ये एंगल 90 डिग्री, तो याद आएगी आपके पास √2r, तो डायरेक्ट हो जाता है इक्वल टू हाफ, नहीं सारे नहीं, टोटल देखोगे ना आप, ये तो कम होती जाएगी फिर। यहाँ से जब शुरुआत तो यहाँ से हुई है, फोर्स तो यहाँ से लगना शुरू है, तो टोटल देखोगे ना, टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से इतना दे देता तो फिर ये वाली रेडियस कुछ कम नहीं होगी, फिर पास ही तो जा रहा है बी पॉइंट के, सेम कैसे हो जाएगी। बट उस केस में तो फिर फोर्स यहाँ से, तो फोर्स टोटल देखोगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो यहीं से शुरुआत होगी थी ए पोजीशन से, बी तक लगता रहा, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट देखोगे कितनी हुई। अब समझ आएगा, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। उसमें बोल रखा था कि थीटा एंगल पे फिक्स है, इसमें बोल रखा हमेशा अपनी डायरेक्शन बी की तरफ कर रहा है, तो इसलिए हमने ये वाली डिस्प्लेसमेंट ले ली, फोर्स इनटू डिस्प्ले, क्योंकि हमेशा था तो इधर ही, तो इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही लग रहा था, इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है हमेशा,
पाथ है ऊपर नीचे हो रहा है उसमें, तो उस केस में हम डायरेक्ट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। बट अगर फोर्स भी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उस केस में फिर जो एक्चुअल पाथ है वो वाला लेते हैं। आगे समझ, ये क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो बी पे कितनी होगी। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और कर दो, उससे भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। चाहे एफ बोल दो चाहे एफ एजेंट बोल दो इसको। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी बता दो क्या होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है ए पॉइंट पे। फाइंड वेलोसिटी एट बी। इस केस में जो एक ये मान लो इस ब्लॉक के साथ एक पुल्ली बांध दी, उसके ऊपर एफ का फोर्स से ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, एफ का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब इसमें वेलोसिटी बतानी है बी पे। मान लो यहाँ पे ब्लॉक है, इस पे एफ का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया और वो इसको खींच रहा है ऐसे, तो ये मान लो पुल्ली है कि उसके ऊपर ऐसे खींच रहा है, तो उस केस में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बी पे, ये बता दो। यहाँ पे पुल्ली है मान लो ये, तो ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक से बंधी हुई है, फिर इसमें पुल्ली से ऊपर से यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। जैसे आप कुएं से पानी निकालते हुए देखा हुआ है, तो वो पुल्ली होती है, नीचे बाल्टी बंधी हुई है, मान लो वो ब्लॉक है, आप उसको खींच रहे हो और कांस्टेंट फोर्स लगा रखा आपने, तो कितना वर्क करना पड़ेगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बताना है यहाँ पे। ये सर्कल का 1/4 पार्ट है या फिर हाफ, इनका हाफ। हो गया? हो गया होगा। इसमें भी क्या कर दोगे, W नेट इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg माइनस mg इंटू आर, ये आ जाएगा mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन बाय फोर्स जो लिखोगे प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का म्यू mg इंटू आर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसमें वर्क डन बाय जो फोर्स होगा प्लस का f, फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ये वाली लोगे अब पाई आर बाई 2, ये f इंटू में पाई आर बाई 2, ये आएगा यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स। एनी डाउट?
तीनों क्वेश्चंस में फ़र्क है, इस तीनों को ध्यान से समझना। ये मत सोचना कि तीनों सेम सेम ही है, तीनों में अलग अलग सिचुएशन है वर्क डन बाय फोर्स की वजह से, और बाकी सेम है, बाकी में कोई फर्क नहीं है। बस फोर्स की वजह से देखना है कि अगर थीटा एंगल पे लगाओ तो उसके कंपोनेंट लेके कर लो, क्योंकि थीटा फिक्स दे रखा है तो फोर्स के अब डायरेक्ट √2r नहीं ले सकते उसमें, तो कंपोनेंट लेके वर्क डन बाय फोर्स देख लो। अगर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ले लो फिर, कि नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है। और अगर इसमें कॉन्स्टेंट लगा दिया तो इस केस में इस पाथ से जा रहा है ये, और डायरेक्शन भी सही वही रह रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट कॉन्स्टेंट लग रहा है, तो बट हमेशा इधर ही, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी पाथ पे, तो ये आ जाएगी आपके पास वर्क डन F इंटू में πr/2, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसमें एक्चुअल में जो जिस पाथ पे चला होगा वो लोगे आप इसमें। आगे समझ, ये था वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, काइनेमेटिक्स के भी सारे क्वेश्चन इससे किए जा सकते हैं।